Hello everyone, very good morning and very warm welcome to my channel Learn Concepts of Metallurgy and Material Science. Today I will be teaching you continuous casting of steel. Myself Mahesh Kumar Devangal and I am a lecturer at Government Polytechnic खैरागढ़ in Department of Metallurgy. तो जब कभी भी हम स्टील बनाते हैं, चाहे वो एलडी कन्वर्टर में हो, चाहे वो ट्विन हर्थ फर्नेस में हो या और कोई अदर मेथड हो, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस हो, तो वो जो रिफाइंड मोल्टन स्टील है उसको पहले हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब एक्सटर्नल जो डीसल्फराइजेशन, डी फॉस्फोराइजेशन करना है या डीगैसिंग करना है या एलॉयडेशन करना है, फिर उसके बाद उसको हमको कुछ न कुछ यूज़फुल शेप में कास्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग उसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट या फार्मिंग ऑपरेशंस कर सकें। फर्दर ट्रीटमेंट यानी कि जैसे मान लो इनगट कास्टिंग किए, फिर इनगट कास्टिंग के बाद ब्लूम, बिलेट या स्लैब का कास्टिंग करेंगे, या जो कोई सभी हम लोग को फार्मिंग ऑपरेशन करना है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे एंगल चैनल बार बनाना है उसके लिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। जो स्टील बना है, मतलब रिफाइंड स्टील को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट किए, उसके बाद जो स्टील है उसको हम दो तरीके से कास्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम एक कास्ट आयरन का मोल्ड ले जो बहुत ही बड़ा और टैपर्ड हो, जैसे कि इनगट कास्टिंग में हम लोग पढ़े थे, है ना, और उससे इनगट बना ले। फिर इनगट बनने के बाद दूसरे स्टेप में उसी इनगट को रोल करके हम स्लैब, ब्लूम या बिलेट बना ले, जो कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। फिर इस सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फर्दर रोलिंग करके हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि प्लेट, शीट, रॉड या वायर्स एक्सेट्रा बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, स्लैब, बिलेट, ब्लूम एक्सेट्रा को डायरेक्टली हम लोग कास्ट करें, जिसको कंटिन्यूस कास्टिंग बोलेंगे। डायरेक्टली कास्ट करें यानी कि हम लोग इनगट कास्टिंग न करके सीधे सीधे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट स्लैब, बिलेट और ब्लूम कास्ट करें, तो इसको हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस को इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि जो कास्ट प्रोडक्ट है ना, वो डायरेक्टली रोलिंग करके ब्लूम, बिलेट या स्लैब बनाया जा सके, और इनगट का जो बनाने का प्रोसेस था, इनगट कास्टिंग का प्रोसेस था, उसको बाईपास कर सके या स्किप कर सके। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से इम्प्रूवमेंट हुआ, यील्ड में भी, पैदावार में भी, और स्टील के क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर आज की दशा में देखें तो पूरे वर्ल्ड में 80% से ज़्यादा कंटिन्यूस कास्टिंग यूज़ हो रहा है। इनगट कास्टिंग लेस देन 20% ही यूज़ हो पा रहा है। तो यहाँ पर बार बार टर्म्स आए हैं, ब्लूम, बिलेट, स्लैब, है ना। ये जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो क्या है, तो वो प्रोडक्ट का नाम है। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये ब्लूम है ना। ब्लूम यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट है जिसका डायमेंशन, है ना, ये है विड्थ और थिकनेस, ये सब mm में है। डायमीटर, ये जो डायमेंशन है वो सब mm में है। यहाँ बिलेट का डायमेंशन देख सकते हैं, यहाँ राउंड्स का डायमेंशन देख सकते हैं, है ना। और ये है आपका स्लैब, तो ये जो है कन्वेंशनल थिक स्लैब है ना। ये थिन स्लैब है और ये मीडियम स्लैब है। इसको आई सेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रेल पटरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये ब्लूम कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये थिन स्लैब है ना, और ये जो है मीडियम स्लैब है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग और एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं रोलिंग से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो रोलिंग से जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो सबसे पहला जो हम लोग तरीका पढ़े थे कि पहले इनगट कास्ट करेंगे स्टील से, है ना। फिर इस इनगट से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट यहाँ पर ब्लूम, है ना, स्लैब और बिलेट कास्ट करेंगे। फिर इससे फिनिश्ड प्रोडक्ट कास्ट करेंगे, जैसे ब्लूम से स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कोई सभी मर्चेंट मिल में करते हैं, एंगल, चैनल, है ना, ऐसा कुछ। ये देखिए बिलेट से बार, रॉड प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्लैब से शीट या फिर फॉइल या फिर कॉइल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम ये कंटिन्यूस कास्टिंग का आविष्कार क्यों किए जब ऑलरेडी हमारे पास इनगट कास्टिंग का ऑप्शन था। तो कंटिन्यूस कास्टिंग का कुछ एडवांटेजेस है जो इनगट कास्टिंग में नहीं था, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि हमारा
इन्वेस्टमेंट में सेविंग होता है। इन्वेस्टमेंट में सेविंग जैसे कि मान के चलिए इंगट कास्टिंग हम करते हैं, तो इंगट कास्टिंग के बाद डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि ब्लूम बिलेट और स्लैब। तो क्या होता है कि ब्लूम बिलेट और स्लैब मिल तक जाने के लिए सबसे पहले इंगट को क्या करते हैं, सोकिंग पीट या रीहीटिंग फर्नेस जैसे मिल में ले जाते हैं और उसका प्री हीटिंग करते हैं या टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा जो है जैसे सोकिंग पीट्स है ना या रीहीटिंग फर्नेस इंस्टॉल करना पड़ता है। और जबकि हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग करेंगे तो इंगट वाला स्टेप बाईपास हो जाता है, तो हमको सोकिंग पीट्स या रीहीटिंग फर्नेस ऐसा कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होता है, तो इन्वेस्टमेंट में सेविंग हो जाता है पहला। दूसरा यह है कि डायरेक्टली हम लोग ब्लूम स्लैब या बिलेट कास्ट कर सकते हैं, इनकट कास्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हम एक ही स्टेप को बाईपास कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लूमिंग स्लैबिंग मिल को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बिलेट मिल को कुछ हद तक किया जा सकता है। ठीक है, और जो कास्ट प्रोडक्ट बनता है कंटिन्यूस कास्टिंग से उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मतलब अगर कंपेयर करें इंगट कास्टिंग से तो इंगट कास्टिंग में सेग्रीगेशन होता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। यहाँ पर सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग में। इंगट कास्टिंग में पाइप या पाइपिंग होता है ना, जो श्रिंकेज कैविटी है जो टॉप में रहता है। कंटिन्यूस कास्टिंग में पाइपिंग होता ही नहीं है, ये सबसे अच्छा एडवांटेज है इसका। तो पाइपिंग के कारण क्या होता था, याद होगा कि इंगट का कुछ फ्रैक्शन रहता था, कुछ अमाउंट उसको डिस्कार्ड करना पड़ता था, फेंकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पाइप जो है मतलब टॉप सरफेस में रहता था, उसके कारण वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता था और ऑक्सीडाइज हो जाता था, है ना। ऑक्साइड स्केल फॉर्मेशन हो जाता था जो रोलिंग के दौरान क्रैक हो सकता था, इसलिए उसको डिस्कार्ड करना पड़ता था कुछ फ्रैक्शन को, 2-3% को, है ना। उसके कारण यहाँ यील्ड में यील्ड रिड्यूस हो जाता था, है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई पाइप फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर स्टील का जो यील्ड है ना, क्रूड स्टील टू फिनिश्ड स्टील का जो यील्ड है वो बहुत हाई होता है, 10 से 20% तक हाई होता है अगर कंपेयर करें इंगट कास्टिंग से तो। ठीक है, और नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि यहाँ कंटिन्यूस कास्टिंग में ऑटोमेशन बहुत हाई एक्सटेंट तक किया जा सकता है और प्रोसेस कंट्रोल भी बहुत हाई एक्सटेंट तक किया जाता है। और इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है कंपेयर करें इंगट कास्टिंग से तो, और लेबर प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस है कंटिन्यूस कास्टिंग के। ये देख सकते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग का ये डायग्राम है, ये अलग अलग स्ट्रैंड कहलाता है। देखिए ये एक स्ट्रैंड है, जैसे मान लो एक ब्लूम यहाँ कास्ट हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये तीसरा स्ट्रैंड है और ये चौथा स्ट्रैंड है। तो एक से ज़्यादा स्ट्रैंड को हम मल्टी स्ट्रैंड कास्टिंग मशीन बोल सकते हैं, तो मल्टी स्ट्रैंड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल प्रोसेस फ्लो को जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लोन कन्वर्टर है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लोन कन्वर्टर कहने का मतलब क्या हो सकता है एलडी कन्वर्टर है, हो सकता है ट्विन हट है। तो यहाँ से स्टील जो प्रोड्यूस होता है उस स्टील को सबसे पहले लैडल में लेते हैं और लैडल में लेने के बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी स्टील मेकिंग यानी कि एलडी कन्वर्टर या ट्विन हट जैसे फर्नेस में जो प्रॉपर्टी हम लोग अचीव नहीं कर पाए उसको अचीव करने के लिए, यानी कि वो क्या क्या हो सकता है कि डिफॉस्फोराइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है डीऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत है, हो सकता है डिसल्फराइजेशन करने की ज़रूरत है, ये सब। उसके अलावा हो सकता है कि डिगैसिंग करने है, तो डिगैसिंग करने के लिए क्या क्या हो सकता है हमारे पास, है ना। यहाँ पर वैक्यूम डिगैसिंग हो सकता है, वैक्यूम आर्क डिगैसिंग यूज़ कर सकते हैं, लैडल फर्नेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब लैडल को ही फर्नेस बनाया जाता है, इसके बॉटम में यहाँ पर गैस पर्जिंग का एक पॉइंट रहता है, वहाँ से गैस पर्जिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अलॉय एडिशन भी कर सकते हैं, आरएच डिगैसर हो सकता है डिगैसिंग करने के लिए, है ना, डीऑक्सीडेशन नाइट्रोजन रिमूव करने के लिए, ऐसा कुछ। तो वो जो ये सब कहलाता है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कहलाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हो गया है उस स्टील को फिर हम लोग ला करके कहाँ डालते हैं, ये अब ये वाला पोर्शन कहलाता है कंटिन्यूस कास्टिंग। तो ये सेकेंडरी ट्रीटेड जो स्टील है ना, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है स्टील का, और ये वाला पूरा कहलाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटेड स्टील जो है उसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में, जिसमें सबसे पहला इक्विपमेंट यहाँ पर दिख रहा है, टीमिंग लैडल होता है ना। ये यहाँ से जो स्टील आया यहाँ से यहाँ, उसको बोल सकते हैं ये सोर्स ऑफ
मेटालिक स्टील है बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर टेमिंग लेडल में लाकर डालते हैं स्टील को, फिर टेमिंग लेडल से यहाँ पर टंडिश में आता है, इसको टंडिश बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक नोज़ल रहता है जिसको सबमर्ज्ड एंट्री नोज़ल बोलते हैं, मोल्ड के थ्रू, ये नोज़ल के थ्रू यहाँ पर मोल्ड में आता है। ठीक है, तो ये मोल्ड कैसा रहता है, इस मोल्ड के बारे में आप जानना चाहें तो देखिए, मोल्ड का जैसे पहले जो मोल्ड था इनगट कास्टिंग का मोल्ड वो ऐसा था, ऐसा मतलब यहाँ पर कुछ वॉल थे, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ बॉटम था। लेकिन इस मोल्ड में बॉटम नहीं है, देखिए ये वॉल तो है ना, वर्टिकल वॉल, लेकिन ये बॉटम नहीं रहता, यानी कि इस एंड से और इस एंड से, दोनों एंड से ओपन रहता है, कोई बॉटम नहीं रहता है ना। फॉल्स बॉटम हो सकता है, फॉल्स बॉटम यानी कि यहाँ पर लाकर डमी बार लगा देते हैं अगर स्टील को होल्ड करके रखना है कुछ देर के लिए। तो फिर मोल्ड में यहाँ पर कूलिंग शुरू हो जाता है, और कूलिंग, लिक्विड स्टील का कूलिंग शुरू हो जाता है, और वो जैसे जो भी प्रोडक्ट कहना चाहिए, स्लैब है, ब्लूम है, उसमें ट्रांसफॉर्म होता है, सॉलिडिफाई होता है, और यहाँ से ऐसा ये निकल जाता है। ठीक है, निकलने के लिए यहाँ गाइड करने के लिए यहाँ पर रोलर लगे रहते हैं जिसको विथड्रॉल रोल या फिर पिंच रोलर बोलते हैं। और फिर ये कंटिन्यूसली, चूँकि ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसका लेंथ कंटिन्यूस है, तो जो भी डिजायर्ड लेंथ है उसमें इसको काटा जा सकता है ना। यहाँ पर एक एसिटिलीन टॉर्च रहता है, इस टॉर्च से इसको काट देते हैं। तो ये स्लैब, ब्लूम जो भी में कन्वर्ट हुआ उसको फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए मर्चेंट मिल में भेज देते हैं, जैसे कि एंगल, चैनल, वायर, ये सब बनाना है उसके लिए भेज देते हैं। तो कंटिन्यूस कास्टिंग है क्या, कंटिन्यूस कास्टिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो कंटिन्यूस कास्टिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस कास्टिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हॉट मेटल को एक ओपन एंडेड मोल्ड में पॉर करते हैं। ओपन एंडेड मोल्ड यानी कि जिसका बॉटम और टॉप नहीं है, दोनों खुला है। उस ओपन एंडेड मोल्ड में हम लोग हॉट मेटल को पॉरिंग करते हैं और कास्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यूसली कास्टिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस कास्टिंग बोलेंगे, मतलब ऐसे कास्टिंग प्रोसेस जिसमें कास्ट प्रोडक्ट कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो एक बार फिर से मोल्ड के बारे में बता दूं, जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये मोल्ड है। तो ये मोल्ड में क्या है, बॉटम नहीं है, ठीक है, ये बॉटम नहीं है। हाँ, स्टील को थोड़ा देर के लिए होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक डमी बार लगा सकते हैं जिसको हम लोग फॉल्स बॉटम बोल सकते हैं। ट्रू बॉटम नहीं है, वो फॉल्स बॉटम है। ये मोल्ड जनरली छोटा रहता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का, या फिर साइज़ अलग अलग हो सकता है कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट मोल्ड, छोटा मोल्ड जिसका बॉटम नहीं है या फिर जिसका फॉल्स बॉटम है, उस पर हम लोग लिक्विड मेटल का टेमिंग यानी कि पॉरिंग करते हैं, और इस मोल्ड के जरिए हम लोग जो आधा अधूरा सॉलिडिफाइड इनगट है यानी कि पार्शली सॉलिडिफाइड इनगट है उसको कंटिन्यूसली इस मोल्ड से निकालते हैं, विथड्रॉ करते हैं। किस स्पीड से या किस रेट से विथड्रॉ करते हैं, सेम उसी रेट से जिस रेट से मेटल का पॉरिंग इस मोल्ड के अंदर किया गया था। यही इसका प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल, द स्पीड, है ना, रेट के बारे में बात करना है। यानी कि जिस रेट से मोल्ड में, देखिए ये मोल्ड है, जिस रेट से मोल्ड में लिक्विड मेटल का एंट्री हुआ था उसी रेट से यहाँ पर सॉलिडिफाइड इनगट का, कंप्लीटली सॉलिडिफाइड नहीं, पार्शली सॉलिडिफाइड इनगट का एग्जिट होगा। यानी कि लिक्विड मेटल का एंट्री का जो रेट है वही रेट रहेगा यहाँ पर पार्शली सॉलिडिफाइड इनगट का एग्जिट स्पीड। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। तो देखते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं इस पूरे मशीन, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन का जो प्रोसेस है उसमें। तो सबसे पहले एक लेडल रहता है जिसको हम लोग टीमिंग लेडल बोलते हैं। ठीक, इस टीमिंग लेडल से फिर यहाँ पर टंडिश में मोल्टन मेटल आता है। ठीक है, फिर इस टंडिश से यहाँ पर इसको बोलते हैं SEN, सबमर्ज्ड एंट्री नोजल बोलते हैं। सबमर्ज एंट्री नोजल के जरिए यहाँ पर ये मोल्ड में आते हैं, जो ब्लू कलर का दिख रहा है मोल्ड है। ठीक है, और ये मोल्ड कैसा रहता है, वाटर कूल रहता है, इसमें वाटर का फ्लो कराया जाता है ताकि जल्दी कूलिंग हो सके। तो यहीं पर फिर पार्शली सॉलिडिफाई हो जाता है इनगट।
फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रोलर्स लगे जिसको विथड्रॉवल रोल बोलते हैं, फिर पिंच रोल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कटिंग करने के लिए यहाँ पर टॉर्च रहता है। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ मोल्टन फिनिश्ड स्टील, यानी कि जो फिनिश्ड स्टील बना है ना, मतलब प्राइमरी स्टील मेकिंग में और उसके बाद जो भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ है, डिगैसिंग हुआ है, एडिशन हुआ है, डिफॉस्फोराइजेशन हुआ, वो सब होने के बाद जो हॉट स्टील है वो उसका सोर्स होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरा है टीमिंग लेडल। टीमिंग लेडल यानी कि ये टीमिंग लेडल है ना, किस लिए, ताकि ये लिक्विड स्टील को होल्ड करके रख सके और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर सके टन डिश में। फिर आता है टन डिश, इसको बोलते हैं टन डिश। तो टन डिश किस लिए, ताकि ये मोल्टन स्टील का सप्लाई इस मोल्ड पर कर सके और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट दोनों काम कर सके उसके लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये सेन, है ना, सबमर्ज एंट्री नोज़ल। तो सबमर्ज एंट्री नोज़ल जो है वो टन डिश से जुड़ा होता है एक एंड से, और दूसरा एंड जो है इसका ये मोल्ड के अंदर सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है अंदर तक, है ना। तो ये क्या करता है, स्टील के फ्लो को इस मोल्ड के अंदर जो स्टील का फ्लो होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको प्रभावित करता है। फिर मोल्ड रहता है, मोल्ड किससे बना रहता है, कॉपर, प्योर कॉपर का बना रहता है। मोल्ड किस लिए, ताकि ये जो इंगट है हमारा, है ना, जो स्लैब बना रहे हैं या ब्लूम बना रहे हैं, उसका आउटर स्किन को, आउटर लेयर को फ्रीज कर सके उसके लिए, है ना, मतलब सॉलिडिफाई कर सके उसके लिए। फिर वाटर स्प्रे सिस्टम है। तो वाटर स्प्रे, एक तो इस मोल्ड में भी वाटर का फ्लो हो रहा है और उसके अलावा वाटर स्प्रे यहाँ पर भी होता है, ये यहाँ पर सेकेंडरी वाटर फ्लो स्प्रे बोलते हैं जिसको। तो ये इसलिए होता है ताकि सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाए और कूलिंग रेट जो भी चाहिए वो हम अचीव कर सकें, है ना। फिर उसके बाद है ड्राइव सिस्टम। ड्राइव सिस्टम यानी कि जो भी यहाँ पर ड्राइव मोटर्स लगे हुए हैं, ताकि हम लोग ये जो कास्ट प्रोडक्ट यहाँ जो बन गया है उसको निकाल सके, विथड्रॉ कर सके। तो कास्ट प्रोडक्ट को कुछ स्पेसिफिक स्पीड से या फिर रेट से उसको विथड्रॉ कर सके, उसको कंट्रोल करने के लिए ड्राइव सिस्टम रहता है ना, मैकेनिकल ड्राइव्स रहते हैं। और फिर कट ऑफ टार्च और डिस्चार्ज सिस्टम रहता है ना। तो इस प्रोडक्ट चूँकि ये कंटिन्यूसली निकल रहा है, लंबे लंबे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, तो उसको एक रिक्वायर्ड लेंथ में काटने के लिए यहाँ पर कट ऑफ टार्च रहता है और उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने के लिए सिस्टम रहता है हमारे पास। फिर उसके अलावा एडिशनली कुछ मैकेनिकल गियर्स और इलेक्ट्रिकल गियर्स जैसे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हो सकते हैं ताकि ये मशीन स्मूथली रन कर सके, है ना। तो अब देखते हैं कि ऑपरेशन क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद स्टील जो आ रहा है, लिक्विड स्टील, उसको हम लोग टीमिंग लैडल या टंडिश में डालेंगे। उससे पहले टीमिंग लैडल और टंडिश दोनों प्री हीटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड स्टील है उसको इसमें डालेंगे तो उसका सॉलिडिफिकेशन यहीं शुरू नहीं होना चाहिए, है ना। अगर टीमिंग लैडल और टंडिश कोल्ड रहेंगे, कूल्ड रहेंगे, तो वो सॉलिडिफिकेशन वहीं शुरू हो सकता है। तो मोल्टन स्टील को इसमें डालने से पहले इसको प्री हीट कर लेना चाहिए, सबसे पहला चीज़। दूसरा, ये टीमिंग लैडल और टंडिश से दोनों कैसे रहते हैं, दोनों में रिफ्रैक्टरी लाइन है ना, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग हुआ रहता है। और तो जो मोल्टन स्टील है उसको हम लोग सबसे पहले टीमिंग लैडल में डालेंगे, पॉरिंग करेंगे, फिर टीमिंग लैडल से वो टंडिश में जाएगा, ठीक है। फिर टंडिश क्या है, टंडिश में बॉटम में ओपनिंग है, ठीक है। उस बॉटम ओपनिंग जो है उसको क्लोज करने के लिए एक स्टॉपर रॉड रहता है। स्टॉपर रॉड को हम लोग वहाँ पर बंद प्लग करेंगे तो बंद हो जाएगा, है ना। तो मोल्टन स्टील जो है टंडिश से मोल्ड में नहीं जाएगा। तो जब टंडिश से मोल्ड में मेटल को ट्रांसफ़र करना है तो उस स्टॉपर रॉड को हटाते हैं और, है ना, और मोल्टन मेटल को रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो टंडिश से मोल्ड में इवनली, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। अब एक बार जब मोल्ड में चला गया टंडिश से मेटल, वो भी किसके जरिए जाता है, SEN, सबमर्ज एंट्री नोजल के जरिए, तो मोल्ड में चला जाता है। मोल्ड क्या है, एक डबल वॉल रहता है। जैसे देखिए ये ब्लू कलर का मोल्ड दिख रहा है, यहाँ पर दो वॉल है ना, ये आउटर वॉल बोल सकते हैं और ये इनर वॉल बोल सकते हैं। तो डबल वॉल रहता है, ठीक है, डबल वॉल रहता है और इसमें बॉटम नहीं रहता, तो बॉटम लेस है बोल सकते हैं। डबल वॉल्ड है और बॉटम लेस है और हर वर्टिकल साइड से ये कवर्ड है, ठीक है। देखिए कवरिंग है पूरा, ठीक है। तो शुरू में क्या करते हैं, शुरू में यहाँ पर ये बॉटम नहीं है तो यहाँ पर एक डमी बार लगाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा डमी बार लगा देंगे ताकि स्टार्टिंग में
कुछ यहाँ पर ठंडी से जो मोल्टन निकल आ रहा है वो यहाँ पर इकट्ठा हो सके, और उसके बाद एक निश्चित एक लेवल आ जाने के बाद ये डमी बार को हटा दिया जाता है। डमी बार को हटा देते हैं, उसके बाद मोल्ड क्या करता है, मोल्ड स्टेशनरी नहीं रहता, वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे रेसिप्रोकेट करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है मोल्ड में। तो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर टेमिंग या फिर लिक्विड मेटल का पॉरिंग शुरू करते हैं, तो हम लोग इस मोल्ड के ऊपर एक यहाँ पर लुब्रिकेशन ऑयल या फिर मोल्डिंग फ्लक्स बोलते हैं, उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे। और एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लिक्विड स्टील है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मतलब ये कितना नीचे आ रहा है, उसका जो रेट है वो रेट एग्जैक्टली उसी रेट के बराबर होना चाहिए जिस रेट से टंडिस स्टील का पॉरिंग कर रहे हैं। यानी कि टंडिस स्टील का पॉरिंग जिस रेट से करेगा उसी रेट से मोल्ड में वो एंटर करेगा, है ना। और मोल्ड में एंटर करने का जो रेट है वही रेट होना चाहिए कास्टिंग प्रोडक्ट के विथड्रॉवल का रेट। ये हम लोग देख ही चुके हैं, जो कि प्रिंसिपल है, सिद्धांत है इस प्रोसेस का। ठीक है, और उसके बाद मोल्ड से निकलने के बाद यहाँ पर क्या होता है, वाटर का स्प्रे करते हैं ताकि ये जो आउटर शेल है, आउटर लेयर है, वो और कूल हो सके और सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो सके। एक बार जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो कास्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम लोग काट सकते हैं, जितना डिज़ायर्ड लेंथ है उस लेंथ में काट सकते हैं। एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन रहता है उसके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर कूलिंग 3 टाइप का होता है, देख सकते हैं। सबसे पहले जो कूलिंग ये मोल्ड में हो रहा है ना। मोल्ड में क्यों हो रहा है, क्योंकि मोल्ड में क्या है कि वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, वाटर को फ्लो कराया जा रहा है, तो उस वाटर, वो जो वाटर है मोल्ड में जो फ्लो हो रहा है वो इनिशियली कूल करने का कूल कर रहा है ना। इनिशियल स्टेज है सॉलिडिफिकेशन का, तो उसको प्राइमरी कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकेंडरी कूलिंग में क्या होता है, इस मोल्ड के जस्ट नीचे वाटर जो है यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, वाटर को डायरेक्टली स्प्रे कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर एक सॉलिडिफाइड लेयर बनता है, न्यू लेयर है, इसको सेकेंडरी कूलिंग बोलेंगे। फिर उसके बाद टर्शियरी कूलिंग होता है। टर्शियरी कूलिंग यानी कि यहाँ पर वाटर स्प्रे नहीं किया जाता है, सिंपल वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आकर रेडिएशन से या नेचुरल कन्वेक्शन से उसका कूलिंग होता है। तो 3 टाइप का कूलिंग हो गया। ठीक है, अब ये मोल्ड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मोल्ड का डायग्राम आपको दिख रहा है। तो मोल्ड के डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि डबल वॉल्ड है ना, और बॉटम बेस है। मतलब ये देखिए, ये दोनों उनसे टॉप एंड और बॉटम एंड दोनों से ओपन है ना, बॉटम है नहीं, और डबल वॉल्ड है। ठीक है, तो देखिए ये आउटर वॉल कहलाता है ये वाला, और ये वाला कहलाता है आपका इनर वॉल कहलाता है। तो देखिए ये ओपन एंड है दोनों, मतलब ओपन है दोनों एंड इसका, और वाटर से कूल्ड होता है। ठीक है, देखिए वाटर को यहाँ से हम लोग इन कराएंगे तो वाटर क्या है, यहाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पर जो भी लिक्विड स्टील है उसके, तो ये वाटर हीट ट्रांसफ़र कर लेगा उस लिक्विड स्टील से अपने अंदर, और ये गर्म होकर के फिर ऊपर उठना चाहेगा। हॉट वाटर इज़ लाइटर देन कोल्ड वाटर, तो ऊपर उठेगा और यहाँ से ये आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर ये एक लेयर जो है स्टील का सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार जब मोल्ड के नीचे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर को डायरेक्टली स्प्रे कराते हैं ये इनगट के सरफेस में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कूलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि एक बार जब आउटर लेयर सॉलिडिफाई हो जाता है और अंदर के लेयर में लिक्विड रहता है, तो जो आउटर का लेयर है वो अंदर के लिक्विड के लिए क्या काम करता है, सील का काम करता है। सील का काम यानी कि इसके इस सीलिंग के कारण ये लिक्विड स्टील जो है लीक नहीं होता है, बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये जब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, तो यहाँ पर एक बॉटम, यहाँ पर एक डमी बार लगा देते हैं, ये डमी बार। ठीक है, ये डमी बार क्या करता है कि ये लिक्विड स्टील को यहाँ थोड़ा देर होल्ड करके रखता है। जब एक सर्टन लेवल तक लिक्विड स्टील भर जाता है, फिर इस डमी बार को हटाते हैं और साथ ही साथ ये मोल्ड को ऑसिलेट कराते हैं, है ना। मोल्ड क्या करता है, अप डाउन होते रहता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस रेट से यहाँ पर सॉलिडिफाइड, पार्शली सॉलिडिफाइड लेयर बाहर आ रहा है, उसी रेट से लिक्विड स्टील यहाँ पर एंटर करना चाहिए मोल्ड के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ ध्यान में रखना है
और उसके बाद क्या होता है कि इस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए और एक्सपेडाइट करने के लिए क्या करते हैं कि इनगट को कम्प्लीटली हम मोल्ड के अंदर सॉलिडिफाई होने तक नहीं छोड़ते हैं, जबकि क्या करते हैं एक आउटर लेयर, थोड़ा सा लेयर सॉलिडिफाई हो जाता है ना, थिक स्किन सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं विथड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो थिक लेयर है, आउटर लेयर है, वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि अंदर में जो लिक्विड बच गया है उस लिक्विड के प्रेशर को, उस फेरोस्टैटिक प्रेशर को सह सके, है ना, और आसानी से विथड्रॉ हो सके। फिर एक बार जब मोल्ड के नीचे आता है तो वो सेकेंडरी कूलिंग होता है वाटर स्प्रे करा करके, ठीक है, और वाटर स्प्रे कराने के बाद सफिशिएंट इसका कूलिंग हो जाता है। ठीक, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये जो आउटर लेयर है वो एक सील का काम करता है, ताकि ये इनर में यानी कि कोर में या फिर सेंटर में जो लिक्विड स्टिल बच गया वो लीक आउट ना हो। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखा जाता है कि अगर हम लोग बहुत हाई रेट से या रैपिडली हम लोग इस जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम लोग विथड्रॉ करेंगे, तो क्या हो सकता है जो ये सील बना है, आउटर लेयर का जो सील बना है वो फ्रैक्चर हो सकता है ना, या फिर हाँ, फ्रैक्चर होने के बाद हो सकता है कि वो बाद में क्रैक के रूप में दिखे सरफेस में हम लोग को, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आउटर सील फ्रैक्चर हुआ उसके कारण अंदर का जो लिक्विड स्टील है वो लीक आउट हो जाए, है ना। तो ये दोनों टाइप के जो घटना है उसको टोटली एलिमिनेट भी किया जाता है और कास्टिंग स्पीड को बढ़ाया भी जाता है। कैसे? मोल्ड को मूव करा के, वो अप एंड डाउन मूव करता है और इसका ऐसे अप एंड डाउन ऐसा ऑसिलेट करता है, मूव करता है, तो इसके ऑसिलेशन जो है वो कितने स्ट्रोक तक रहता है? जनरली 3 से 10 mm रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कौन से टाइप का कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन है। तो बेसिकली कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन 3 टाइप के हैं, इसके बेस्ड पर और बहुत टाइप के मशीन डिराइव हो सकते हैं। तो सबसे पहला है वर्टिकल टाइप का कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन। तो देखिए वर्टिकल टाइप का कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में क्या है, यहाँ पर टीमिंग लैडल है ये, ठीक है, ये टीमिंग लैडल नीचे देखिए बॉटम में यहाँ पर होल है, उसको अगर ज़रूरत नहीं है टीमिंग मतलब मेटल को पॉर करने का नीचे, तो यहाँ पर एक स्टॉपर रॉड को प्लग कर देते हैं, तो यहाँ पर ये इसका बॉटम प्लग हो जाता है, और लैडल को मेटल को पॉर करना है तो इसको ऊपर उठा लेते हैं, तो लिक्विड स्टील यहाँ आएगा। फिर ये टंडिश है, टंडिश में फिर सेम वही है, स्टॉपर रॉड वाला सिस्टम है। फिर टंडिश से ये SEN सबमर्ज एंट्री नोजल, फिर उसके बाद ये वाला मोल्ड है, ठीक। फिर मोल्ड के नीचे यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, रोलर एप्रॉन बोलते हैं, ठीक। फिर उसके नीचे विथड्रॉवल रोलर। फिर यहाँ तक आते आते पूरा सॉलिडिफाई हो गया प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च से या कटर से काट देते हैं, और जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है जिसको हम लोग क्रैडल बोल रहे हैं, इस क्रैडल को फिर रोलर टेबल की सहायता से इसको हम लोग मिल में, मर्चेंट मिल में भेज देते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर 0 मीटर लिखा, मतलब ये ग्राउंड लेवल है आपका, ठीक। ये ग्राउंड लेवल से ऊपर इतना सारा चीज़ रहेगा वर्टिकल कास्टिंग मशीन में, टीमिंग लैडल और टंडिश और मोल्ड, इतना ग्राउंड लेवल के ऊपर रहेगा। फिर ग्राउंड लेवल से नीचे रहेगा पूरा ये जो कूलिंग सिस्टम है, मतलब सॉलिडिफिकेशन सिस्टम, फिर ये विथड्रॉल या पिंच रोल जो है, और ये कटिंग सिस्टम, ये सब। तो देखिए यहाँ पर -4 मीटर यानी कि ग्राउंड लेवल से 4 मीटर नीचे, -6 मतलब ग्राउंड लेवल से 6 मीटर नीचे, ग्राउंड लेवल से 12 मीटर नीचे, ग्राउंड लेवल से 16 मीटर नीचे, ऐसा रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल टाइप के जो कास्टिंग मशीन है उसमें मोल्ड और डिस्चार्ज दोनों वर्टिकल रहते हैं। मोल्ड देखिए वर्टिकल है, और डिस्चार्ज यानी कि ये ये जो प्रोडक्ट का डिस्चार्जिंग सिस्टम है पूरा वर्टिकल है, ठीक। और उसके अलावा सबसे पहले लिक्विड स्टील को क्या करते हैं, एक स्टॉपर कंट्रोल्ड जो लैडल है उसके द्वारा टीमिंग करके एक स्टॉपर कंट्रोल टंडिश में डाला जाता है ना, इस लैडल से, स्टॉपर कंट्रोल लैडल से इस स्टॉपर कंट्रोल टंडिश में डाला जाता है। फिर उसके बाद टंडिश से यहाँ पर मोल्ड में डाला जाता है, ठीक है। मोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक। फिर क्या होता है कि मोल्ड के और नीचे जाए तो सेकेंडरी कूलिंग जोन होता है। सेकेंडरी कूलिंग जोन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में यहाँ पर देखिए ये रोलर है, ये वाइट कलर का रोलर दिख रहा है, ठीक है। और रोलर के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है।
तो ये पूरा सिस्टम को रोलर प्लस ये जो वाटर का स्प्रे हो रहा है, इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर एप्रॉन बोलते हैं। ठीक, ये रोलर एप्रॉन क्या करता है, प्रोडक्ट को टाइटली होल्ड भी करता है और सपोर्ट भी करता है। फिर उसके बाद इस रोलर एप्रॉन के नीचे आता है, तो जस्ट यहाँ पर है विथड्रॉवल रोल या फिर इसी को पिंच रोल बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट को विथड्रॉ यानी कि निकालने का काम करता है एक पर्टिकुलर स्पीड से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कटिंग टॉर्च है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च है, जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको एक डिज़ायर्ड लेंथ में काटता है। हाँ, ये चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये किस रेट से काटता है प्रोडक्ट को, उसी रेट से जिस रेट से है ना कहना चाहिए कि प्रोडक्ट को विथड्रॉ करना है। ठीक है, और काटने के बाद एक बार फिर से बैक चला जाता है। देखिए कैसे होता है, ये टॉर्च जो है वर्टिकली मूव करता है। वर्टिकली मूव कैसे करता है ये टॉर्च, मतलब एक बार जैसे ये यहाँ पर से ऐसा काटा, फिर उसके बाद वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा, फिर नीचे आके फिर काटा, फिर वापस पोजीशन में। तो ऐसा ऐसा अप डाउन ये टॉर्च होगा, वर्टिकल मूवमेंट करेगा। ठीक है, और काटने के बाद वापस अपने पोजीशन में चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि कई बार हीट जाता है, जैसे टीमिंग लेडल में क्या है कि जैसे एलडी कन्वर्टर का मान लो 250 टन का कैपेसिटी है, वो 250 टन का यहाँ पर स्टील ले आया, तो ये टीमिंग लेडल का कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं रहता है ना, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा कैपेसिटी का जो टीमिंग लेडल है मान लो, और यहाँ पर एक ही मोल्ड है, तो एक ही मोल्ड है तो क्या हो सकता है कि बहुत टाइम लगेगा ये सॉलिडिफिकेशन करने में, प्रोडक्ट बनाने में। तब तक हो सकता है टीमिंग लेडल का यहाँ पर स्टील जो है सॉलिडिफाई यहीं होना शुरू हो जाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि एक मोल्ड या फिर एक स्ट्रैंड दिख रहे है ना, इसको एक मोल्ड या एक स्ट्रैंड बोलते हैं यहाँ पर। तो एक से ज़्यादा स्ट्रैंड हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक और मोल्ड हो और यहाँ पर एक लाइन का कास्टिंग और हो, यहाँ पर एक और मोल्ड हो और यहाँ पर एक लाइन का कास्टिंग और हो, यहाँ पर एक और मोल्ड हो, एक लाइन का कास्टिंग और हो, ऐसा हो सकता है। तो इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड, 4 स्ट्रैंड, 5, ऐसा अलग अलग स्ट्रैंड हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान में रखते हैं कि वर्टिकल टाइप की मशीन में क्या होता है कि हम लोग को जो कंटिन्यूस कास्टिंग शॉप चाहिए वो बहुत टॉल होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल के नीचे भी यहाँ पर 16 मीटर तक देखिए जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है ना, क्योंकि वर्टिकली सबको ऐसा अटैच कर देना है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। इसमें टॉर्च कैसे होता है, वर्टिकली मूव होता है। तो चूँकि एकदम वर्टिकल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन रहता है, तो कह सकते हैं कि जगह कम चाहिए हम लोग को। गहराई तो चाहिए, लंबा तो चाहिए शॉप, लेकिन जगह कम चाहिए, फ्लोर स्पेस जो है वो बहुत कम रिक्वायर्ड रहता है ना। तो ये जनरली क्या होता है, यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट को कहीं पर भी हम लोग बेंड नहीं कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग प्रोडक्ट को। तो ये मतलब जनरली लार्ज प्रोडक्ट या मीडियम सेक्शन प्रोडक्ट के लिए जनरली सूटेबल होता है, जिसमें हम लोग बेंडिंग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि बेंडिंग करने से लार्ज या मीडियम जो प्रोडक्ट है उस पर एडवर्स मेटलर्जिकल अफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे के लिए ये स्पेशली सूटेबल होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, वर्टिकल मोड और डिस्चार्ज हॉरिजॉन्टल, इस टाइप का कास्टिंग मशीन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये है ना, जिसमें मोल्ड वर्टिकल है, ये मोल्ड देखिए वर्टिकल है, लेकिन प्रोडक्ट का जो डिस्चार्ज है, ये प्रोडक्ट का डिस्चार्ज देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मोल्ड है, रोलर एप्रॉन है ना, या पिंच रोल यानी कि रॉल रोल है, वो सब एकदम सेम रहते हैं जैसे वर्टिकल मशीन में है। देख लीजिए मोल्ड है ना, ये रोलर एप्रॉन, पिंच रोल एप्रॉन, ये सब सेम होते हैं। तो डिफरेंट क्या है, जैसे ये विथड्रॉवल रोल या पिंच रोल है, वहाँ से प्रोडक्ट निकलता है तो यहाँ पर बेंडिंग कर देते हैं, ये डिफरेंस है ना, प्रोडक्ट इज बेंड कर देते हैं। क्यों, ताकि जो डिस्चार्ज प्रोडक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल सके, ठीक है। और यहाँ पर जो कटिंग टॉर्च है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है। पहले वाले केस में वर्टिकल वाले में क्या हो रहा था, वर्टिकल मूव करता है, यहाँ पर कटिंग टॉर्च हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे काट रहा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर विथड्रॉवल रोल या पिंच रोल से गुजरने के बाद यहाँ पर डिस्चार्ज को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेने के लिए यहाँ पर बेंड कर रहे थे, है ना, तो यहाँ पर बेंडिंग हो जाता है प्रोडक्ट का, इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर स्ट्रेट करने के लिए, सीधा करने के लिए स्ट्रेटन रोल जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हाइट बहुत ज़्यादा नीचे, देखिए यहाँ -10 मीटर तक में हो जा रहा है, वहाँ पर -16 मीटर।
तो टॉल शॉप ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फ्लोर स्पेस ज़्यादा चाहिए। देखिए वहाँ पर फ्लोर स्पेस कम चाहिए रहता है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज मतलब इतना फ्लोर स्पेस फिर से बढ़ जाएगा। तो दोनों में कंपेयर एक बार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वर्टिकल टाइप में क्या है, हमको एक टॉप मतलब लंबे शॉप की ज़रूरत पड़ती थी ताकि सारे इक्विपमेंट को अकोमोडेट कर सके, और कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल था। यहाँ पर देखिए हाइट कम हो जाता है, ठीक है, ओवरऑल हाइट कम हो जाता है 30% तक, है ना। लेकिन डिज़ाइन बहुत सिंपल नहीं है। यहाँ पर क्या है, पिंच रोल के बाद प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है ताकि डिस्चार्ज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल सके। वर्टिकल टाइप में कटिंग टॉर्च वर्टिकली मूव कर रहा था, जबकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है। अब चूंकि एक बार बेंड कर देते हैं, इसलिए वापस प्रोडक्ट को सीधा करने के लिए हॉरिजॉन्टल सेट का एक स्ट्रेटनिंग रोल्स की ज़रूरत पड़ती है वर्टिकल मोड हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज टाइप में, जबकि वर्टिकल टाइप में ऐसे कोई स्ट्रेटनिंग रोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। वर्टिकल टाइप में फ्लोर स्पेस कम चाहिए, लेकिन शॉप टॉल होना चाहिए। यहाँ पर फ्लोर स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि टॉल शॉप नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए वर्टिकल टाइप लार्ज और मीडियम सेक्शंस के लिए सूटेबल है, जहाँ पर बेंडिंग को अवॉइड किया जाता है क्योंकि बेंडिंग करने से मेटलर्जिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर हैवी सेक्शंस जो डिफ़िकल्ट है बेंड करने के लिए उसको नहीं किया जाता, लाइट सेक्शंस को ही किया जाता है, ठीक है। और वर्टिकल टाइप में चूँकि बहुत हाइट पे रहता है ना, या नीचे मतलब सारे हाइट वाइज इक्विपमेंट को अकोमोडेट किया जाता है, इसलिए अगर कोई रिपेयर या रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जबकि वर्टिकल मोड हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज टाइप में ये इजी होता है रिपेयर करना, ठीक है, और रीस्टार्ट करना भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कर्व्ड मोल्ड या फिर एच टाइप। यहाँ पर क्या है, मोल्ड खुद कर्व शेप में है ना, वर्टिकल शेप में है। यहाँ पर ये जो मोल्ड है ब्लू कलर का, ये क्या है, और कर्व शेप में रहता है, ठीक है। और इसी कारण जो भी स्ट्रैंड यहाँ पर निकल रहे हैं वो क्या है, कर्वी लीनियर फैशन में निकलता है। कर्वी लीनियर फैशन यानी कि कर्व है ना, और कुछ उसका फिक्स्ड रेडियस है। जैसे कि ये देखो, इसका अगर फिक्स्ड रेडियस मान ले तो ऐसा अगर हम लोग सर्कल बनाएं, है ना, तो इतना ये फिक्स्ड रेडियस का एक कर्व लीनियर फैशन में स्ट्रैंड्स निकलेंगे, ठीक है। और क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज टाइप में बेंड तो कर रहे थे डिस्चार्ज को, लेकिन बेंड कब पर थे, जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्व्ड मोल्ड में सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही बेंड कर दिया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद जब सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको स्ट्रेटन्ड किया जाता है, सीधा किया जाता है और कूल किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर स्ट्रेटन करके कूल किया जाता है, यहाँ पे मतलब सॉलिडिफाइड और कूलिंग होने के बाद स्ट्रेटन किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये सब अलग अलग इक्विपमेंट का डिटेल्स पढ़ते हैं। जैसे मोल्टन स्टील हैंडलिंग सिस्टम क्या है, तो मोल्टन स्टील को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या देखें कि एक टिमिंग लैडल चाहिए रहता है ना। तो देखिए टिमिंग लैडल का यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए सबसे पहले हमें एक बॉटम पॉड टिमिंग लैडल चाहिए जिसके नीचे एक स्लाइड गेट सिस्टम है। स्लाइड गेट सिस्टम यानी कि उस स्लाइड गेट को बंद करें तो मेटल का पॉरिंग ना हो, स्लाइड गेट को खोले तो मेटल का पॉरिंग हो जाए। तो ये लिक्विड स्टील सप्लाई करता है कास्टिंग मशीन को, ठीक है। और ये जो लैडल है वो लैडल जनरली उसके अंदर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग रहता है ना। तो स्पेशली डोलोमाइट ब्रिक यूज़ करते हैं ताकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो स्टील में है वो उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। देखो जनरली क्या होता है, स्टील के डीऑक्सीडाइजेशन या डिसल्फराइजेशन करने के लिए कैल्शियम डालते हैं उसमें, ठीक है। तो कैल्शियम डालते हैं इसलिए मान लो अगर हम लोग ऐसा लैडल यूज़ करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम ब्रिक्स का यूज़ हुआ है तो वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में डिज़ोल्व हो सकता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि डोलोमाइट ब्रिक्स यूज़ करें क्योंकि डोलोमाइट भी बेसिक चर का ब्रिक्स है। अब उसके अलावा ये ध्यान में रखना है कि अगर मल्टी स्टैंड मशीन है कास्टिंग मशीन तो ये जो लैडल्स है टिमिंग लैडल वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का हो, है ना, ताकि बिना कोई डिफ़िकल्टी का मतलब प्रोसेस रुके ना। या फिर ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अगर लार्ज कैपेसिटी का लैडल यूज़ करें तो मशीन मल्टी स्टैंड का यूज़ करें ताकि ये जो लिक्विड स्टील है उसको एक्सेप्ट किया जा सके मल्टी स्टैंड मशीन के द्वारा।
ये जो लैडल है उसको कैसे मतलब हैंडल करते हैं, तो एक ओवरहेड क्रेन रहता है, देखिए जैसे कि ये ओवरहेड क्रेन है, इस लैडल को उठा करके रखा हुआ है। ये लैडल के नीचे यहाँ पर स्लाइड गेट रहता है, जिसको खोलेंगे तो मेटल नीचे गिरेगा और बंद करेंगे तो नहीं गिरेगा। तो इसको ओवरहेड क्रेन के थ्रू हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं, या फिर सिंपल एक स्टैंड रहता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक सिंपल स्टैंड है, ये स्टैंड के थ्रू भी इसका हम लोग मतलब हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और चूँकि आजकल सेकेंडरी रिफाइनिंग में LF यानी कि लैडल फर्नेस का यूज़ किया जाता है। लैडल फर्नेस का यूज़ डिगैसिंग के लिए या एडिशन के लिए या फिर डिसल्फ्राइजेशन एक्स्ट्रा के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी सेम लैडल को हम लोग टीमिंग लैडल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ताकि बीच में और कोई एक्स्ट्रा लैडल की ज़रूरत अननेसेसरी ना पड़े, ताकि एक लैडल से दूसरे लैडल में हमको लिक्विड स्टील को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े। अब देखते हैं टन डिश के बारे में। तो ये टन डिश, ये देखिए सबसे पहले ये टीमिंग लैडल से टन डिश में आता है हॉट स्टील। तो ये है टीमिंग लैडल, टीमिंग लैडल से ऐसा ये टन डिश में आता है, तो ये टन डिश है, ठीक है। तो टन डिश में यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर एक लेयर है, ठीक है, जो जनरली रहता है स्लैग लेयर रहता है, प्रोटेक्टिव स्लैग लेयर, ताकि हीट का लॉस ना हो सके। और ये स्ट्रॉपर रॉड रहता है, ठीक है, जिसको फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर ये SEN है ना, SEN से पास होकर के यहाँ मोल्ड में लिक्विड स्टील आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। तो देखिए यहाँ पर ये जो टन डिश है इसमें यहाँ पर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग लगा हुआ है, ठीक। रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के नीचे यहाँ पर देखिए स्लाइड गेट है, इस स्लाइड गेट को बंद करेंगे तो मेटल का फ्लो बंद हो जाएगा, खोलेंगे तो मेटल का फ्लो टन डिश में शुरू हो जाएगा थ्रू सबमर्ज एंट्री नोजल। तो ये नोजल जो है सबमर्ज एंट्री नोजल, ये टन डिश में नीचे की तरफ लगा रहता है, ताकि ये मोल्ड में लिक्विड मेटल को ट्रांसफ़र कर सके। और जो टन डिश है उसके कुछ मेन फंक्शन है, उसको देखते हैं, है ना। तो ये एक इंटरमीडिएट वेजल का काम करता है लैडल और मोल्ड के बीच, टीमिंग लैडल और मोल्ड के बीच, ठीक है। फिर उसके बाद एक बफर का भी काम करता है कास्टिंग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि नोज़ल जो है, ये नोज़ल जो है मोल्ड तक जाता है, मोल्ड के नीचे तक सबमर्ज रहता है। तो ये मोल्ड के नीचे जो नोज़ल है, उस नोज़ल के ऊपर यहाँ पर एक सफिशिएंट हाइट तक, एक सर्टन लेवल तक मेटल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, ताकि स्टील का फ्लो जो है मोल्ड के अंदर वो कांस्टेंट रहे और कास्टिंग स्पीड भी कांस्टेंट रहे। इसलिए दूसरा, जब भी लैडल चेंज करते हैं तो उस समय लिक्विड स्टील रिसीव नहीं होता है टन डिश को, तो टन डिश में ऑलरेडी लिक्विड स्टील होना चाहिए, यानी कि वो रिजर्वायर का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि लिक्विड स्टील को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है मोल्ड में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का? थर्मल यूनिफॉर्मिटी के साथ, केमिकल यूनिफॉर्मिटी के साथ और डायनेमिक यूनिफॉर्मिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करते हैं। उसके अलावा अगर कोई नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स है तो उसको सेपरेट करने का काम करता है। कैसे? नॉन मेटालिक इंक्लूजन ऊपर में तैरने लगता है, यहाँ पर फ्लोट होने लगता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है। फिर उसके बाद नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स को सेपरेट करेंगे तो क्लीनिंगनेस भी बढ़ जाएगा, क्लीन स्टील कहलाएगा, है ना। तो ये सब टन डिश का काम है। फिर उसके बाद मोल्ड के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ओपन एंडेड बॉक्स स्ट्रक्चर है ना, जिसमें वाटर जो वाटर से कूल्ड होता है और हाई प्योरिटी कॉपर अलॉय से बना होता है, ठीक है। तो मोल्ड ही है जो है ना, जिसमें वाटर फ्लो होता है और ये वाटर जो है वो हीट ट्रांसफ़र करता है जो सॉलिडिफाइड शेल है वहाँ से। तो जो मेन फंक्शन है स्टील मोल्ड का वो देख लेते हैं कि सबसे मेन फंक्शन तो यह है कि वो मोल्टन स्टील को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं और उसके सॉलिडिफिकेशन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मेन फंक्शन है कि जो प्रोडक्ट है ना, जो यहाँ पर लिक्विड स्टील है उसके आउटर लेयर में, ये जो आउटर लेयर है उसमें एक सफिशिएंट शेल थिकनेस सॉलिडिफाई करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में जो लिक्विड बचा रहता है उसके कारण जो भी फेरोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है या बेंडिंग करना पड़ता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज टाइप में एस कर्व
कास्टिंग मशीन में, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में, तो उस बेंडिंग स्ट्रेस को वो सह सके। इसके लिए एक सफिशिएंट सेल थिकनेस का सॉलिडिफिकेशन करना। दूसरा है कि जितना भी लिक्विड मास अंदर बच गया है उसके टेम्परेचर को इक्वलाइज करना। और नेक्स्ट है कि जो प्रोडक्ट है उसके सरफेस क्वालिटी को अच्छा रखना, मतलब क्रैक आने ना देना, और इंटरनल क्वालिटी को भी, इंटरनल क्वालिटी यानी कि उसमें पाइपिंग या सेग्रीगेशन जैसे कोई चीज़ ना हो। ठीक है, तो मोल्ड में ये हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सॉलिडिफाइड लेयर यहाँ बनेगा वहाँ से हीट निकलता है और यहाँ पर कॉपर मोल्ड के यहाँ पर आउटर सरफेस में आता है। फिर आउटर सरफेस से ये पूरे कॉपर मोल्ड में आएगा, फिर कॉपर मोल्ड से ये इनर सरफेस में आएगा, फिर इनर सरफेस से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है वाटर कूलिंग से। ठीक है, तो ये मोल्ड में यहाँ पर टॉप लेयर में क्या करते हैं हम लोग, लुब्रिकेटिंग ऑयल या मोल्ड फ्लक्स डालते हैं। क्या होता है मोल्ड फ्लक्स, ये फ्लाई ऐश बेस्ड पाउडर हो सकता है, सिंथेटिक मिक्सचर हो सकता है, कुछ ग्रेनुलेटेड पाउडर हो सकता है जिसका कंपोजिशन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, है ना, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिना, ये सब का मिक्सचर रहता है। वैसे पाउडर को डालते हैं। क्यों डालते हैं, इसके कुछ फंक्शन है, ताकि ये मोल्ड में लुब्रिकेशन पैदा कर सके, है ना, स्ट्रैंड में, और मोल्ड वॉल से हीट ट्रांसफ़र कर सके। और स्टील के जो टॉप सरफेस, देखिए यहाँ पर लिक्विड स्टील है तो उसका जो ये टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस को थर्मली इंसुलेट कर सके। थर्मली इंसुलेट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हीट लॉसेस नहीं होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर टॉप लेयर में अगर मोल्ड फ्लक्स रहेगा तो एक और फ़ायदा क्या है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का चांसेस नहीं है, यानी कि लिक्विड स्टील को प्रोटेक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से। और उसके अलावा अगर यहाँ पर फिर से कोई नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स बनने के चांस है तो उसको राइज कर देगा ऊपर के सरफेस में और एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये मेन फंक्शंस हैं। अब उसके बाद सेम सबमर्ज्ड एंट्री नोजल। तो सबमर्ज्ड एंट्री नोजल्स यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक सिरामिक ट्यूब रहता है ना, सिरामिक ट्यूब, जिसका ये जो बॉटम है वो पूरा क्लोज्ड रहता है, ओपन नहीं रहता है। तो देखिए इसका एक एंड ये वाला क्या है, टंडिश से कनेक्टेड रहता है, और दूसरा एंड जो है यहाँ पर बॉटम वो पूरा डीप, पूरा डूबा हुआ रहता है इसमें, मोल्ड में। ठीक है, लेकिन इसके साइड में यहाँ पर देखो तो साइड में ओपनिंग रहता है, बॉटम के पास जो साइड है वहाँ पर ओपनिंग रहता है ताकि लिक्विड मेटल का फ्लो मोल्ड में कर सके। तो इसका मेन फंक्शंस क्या क्या है देख सकते हैं। एक बार यहाँ से और समझ लीजिए, ये आपका है टंडिश। ठीक है, टंडिश से ये जो है आपका ये है सबमर्ज एंट्री नोजल। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका बॉटम क्लोज्ड है लेकिन साइड में यहाँ पर ओपनिंग है, इस साइड में। ठीक है, और ये पूरा डीप्ड है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये सबसे पहला है कि ये रीऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। यानी कि अगर हॉट मेटल, हॉट लिक्विड मान लो इस टंडिश से डायरेक्टली आता, मान लो ये सबमर्ज एंट्री नोजल नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने का चांसेस रहता है, तो उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा ये स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करता है। अगर मान लो ये सबमर्ज एंट्री नोजल नहीं रहता, डायरेक्टली ऐसा लिक्विड स्टील का पॉरिंग कर देते तो क्या होता, टर्बुलेंसी के साथ यहाँ पर पॉरिंग होता, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करके स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग है वो यहाँ से लिक्विड ऐसा रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर पॉरिंग होता है जो बहुत स्मूथ होता है। दूसरा ये मोल्ड पाउडर वो अपने अंदर रखता है और नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स को कास्टिंग से दूर करता है। तो ये सब सबमर्ज एंट्री नोजल का फंक्शंस है। अब देखते हैं सबसे लास्ट में मेटलर्जिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या है कंटिन्यूस कास्टिंग का, मतलब मेटलर्जिकल दृष्टिकोण या मेटलर्जिकल पहलू को देखते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग का। तो सबसे पहला ये है कि कोई सा भी एक पर्टिकुलर ग्रेड का हम स्टील लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर ग्रेड का स्टील का जो टैपिंग टेम्परेचर वो बहुत डेफिनेट होता है, एकदम निश्चित रहता है, उसको वही मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज उसके कंपोजिशन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो टैपिंग टेम्परेचर है वो एकदम फिक्स्ड रहता है ना। किसके रिस्पेक्ट में बात करें, विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री ऑफ स्टील, स्टील के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, या कास्टिंग के रेट के रिस्पेक्ट में, या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके रिस्पेक्ट में बात करें कि टैपिंग टेम्परेचर बहुत डेफिनेट होता है। तो हर संभव प्रयास करना चाहिए
ये डेफिनेट टेम्परेचर वाले क्राइटेरिया पर हम लोग चिपके रहें पूरे ऑपरेशन पर, नहीं तो हमको वेरिएशन देखने मिल जाएगा, है ना, ये स्टील के केमिस्ट्री में। दूसरा ये है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप का जो स्टील है, ग्रेड का स्टील है, उसका कूलिंग रेट क्या होना चाहिए मोल्ड के अंदर, और मोल्ड के बाद जो सेकेंडरी स्प्रे होता है वो पूरा पहले से डिटरमाइन करके रखना चाहिए अलग अलग स्टील के वैरायटी के लिए, है ना। और जो भी हम लोग डिटरमाइन किए हैं कूलिंग रेट, उस पर स्ट्रिक्टली हमको बने रहना है, स्ट्रिक्टली अधर्ड रहना है, यानी कि उसी को फॉलो करना है, तो फिर प्रॉपर्टीज़ चेंजेस हो सकते हैं जो हमारे हार्ड प्रॉपर्टीज़ है उससे ज़्यादा। फिर है कि जैसे इनगट कास्टिंग में जो भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर बनता था, मतलब पहले चिल लेयर, फिर कॉलमनर जोन बनता था, फिर लास्ट में सेंट्रल इक्वेस्ट जोन बनता था, तो सेम वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट कंटिन्यूस कास्टिंग में भी बनता है, ठीक है। मतलब पहले फाइन ग्रेड शेल बनेगा, है ना, आउटर शेल, फिर उसके बाद वो उस शेल को फॉलो करेगा इक्वेस्ट ग्रेन्स जो सेंटर में थोड़ा लार्ज रहेगा। तो जो भी पॉसिबल डिफेक्ट इनगट कास्टिंग में हो सकता था, वही सब डिफेक्ट्स यहाँ भी राइज हो सकते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग कॉन कास्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं। कंटिन्यूस कास्टिंग को ब्रीफ में कॉन कास्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए ताकि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ और मेंटेन कर सकते हैं, सबसे पहला तो है कि टंडिस प्रैक्टिस को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, क्योंकि टंडिस के यूज़ से बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का लॉस होना, है ना, हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है कि एडिशनल इंक्लूजन्स कुछ आ जाए, क्योंकि टंडिस में रिफ्रैक्टर लगा है तो उसके इरोजन से, है ना, इरोजन कोरोजन मेथड से हो सकता है कि टंडिस का रिफ्रैक्टरी वहाँ पर डिजॉल्व हो जाए और नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स बना दे। तो ये सब प्रॉब्लम को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। तो जैसे हम बोले कि टेम्परेचर का लॉस हो सकता है, तो टेम्परेचर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि टंडिश कवर का यूज़ करते हैं। कैसा टंडिश कवर, जो रिफ्रैक्टरी लाइन रहता है ना, या फिर उसके अलावा इंसुलेटिंग पाउडर हम लोग डाल सकते हैं। मोल्टन स्टील जो रहता है टंडिस के, उसके टॉप लेयर में कुछ इंसुलेटिंग पाउडर डाल सकते हैं जो हीट के लॉस को कम करे। एग्जाम्पल के लिए राइस हस्क डाल देते हैं, मतलब जो धान का छिलका रहता है उसको ऊपर लेयर में डाल देते हैं, तो वो हीट लॉस को कम करता है। दूसरा प्रॉब्लम देखे थे कि एटमॉस्फेरिक गैसेस का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो उसको दूर करने के लिए सबमर्ज एंट्री नोजल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर उसके अलावा एक बात और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यूसली ऑपरेटेड जो वेजल है उसमें एक टंडिश जो है ना, वो कोई भी टाइम में ऐसा हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा मोल्ड को या एक से ज़्यादा स्ट्रैंड को फीड करे, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। और कई बार अगर टिमिंग लडल को चेंज ओवर करना रहता है तो उस समय लिक्विड मेटल टंडिश में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि फीडिंग जो है ना, मोल्टन स्टील का फीडिंग सफिशिएंट और कंटिन्यूसली हो सके। एक चीज़ ये भी रहता है कि कई बार जैसे एक पर्टिकुलर स्टील, जैसे मान लो 304 स्टेनलेस स्टील का हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो एक जो लडल है उसमें उस ग्रेड का स्टील है, फिर दूसरा लडल हो सकता है उसमें दूसरे ग्रेड, कोई पर्टिकुलर दूसरे टाइप का ग्रेड का स्टील हो, तो हमको क्या हो सकता है कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में ट्रांजिट करना पड़ सकता है। तो उस केस में कुछ अमाउंट को, कुछ स्मॉल पोर्शन को डिस्कार्ड या डाउनग्रेड करना पड़ता है, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। जैसे कि पहला वाला लडल के लास्ट में और दूसरा लडल के शुरू में जो स्मॉल पोर्शन रहेगा उसको हमको डिस्कार्ड करना पड़ सकता है, तो ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज कंटिन्यूस कास्टिंग के सारा कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो लेक्चर को देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।